हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी माध्यम में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री क्लास 6 की एनसीईआरटी अध्याय 2 देखने वाले हैं, आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। मैंने इसमें एक्स्ट्रा मैपिंग वगैरह लगाई है और पीवाईक्यू साथ में करवाते हुए चलेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आने की संभावना है और कितने आ चुके हैं ये सब देखने वाले हैं। ये मैपिंग से कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं ये सब मैंने क्वेश्चन लगा रखा है और मैपिंग वगैरह भी इसमें मैंने एक्स्ट्रा लगाई हूँ। ये किसी किताब से लेकर के जो मुझे इम्पोर्टेंट दिखा और सीधे सीधे यूपीएससी में क्वेश्चन आता है। यहाँ से मैं प्रश्न भी दिखाऊंगी आपको, जैसे ये सब है, ये सब क्वेश्चन वगैरह है, ये सब देखेंगे। चलिए चलते हैं। अगर पहला आप लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप उसको जाकर के आप देख सकते हैं। ये दूसरा है, अध्याय 2 है। पहला अध्याय आप देख सकते हैं जिसमें आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते हैं। इसका जो आखेटक और खाद्य संग्राहक के बारे में मैंने कुछ फर्स्ट चैप्टर में बता दिए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। क्यों घूमते रहते थे? ऐसा करने का कई कारण थे। पहला यह था कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते हैं तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसीलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण क्या था? यह था कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे जाया करते थे। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग इनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। चौथा कारण यह हो सकता है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे की जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों, झरनों, नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। आगे देखते हैं आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। पत्थर, लकड़ी और हड्डी। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थीं। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नुकीला, ये जो है पत्थर का औजार, और ये किसी जानवर की खाल है। अब देख, पत्थर के औजार का उपयोग बाएं इंसान के खाने और जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था और दाएं देख सकते हैं कि जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। रहने की जगह निर्धारित करना। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरा स्थल है। लाल त्रिकोण वाले कौन? ये हैं भीमबेटका, कुरनूल गुफाएं और हुंसकी। ये पूरा पाषाणकालिक पुरा स्थल है। ये क्या है? पूरा पाषाणकालिक स्थल है जहां पर आखेटक खाद्य संग्रह होने के प्रमाण मिलते हैं। आखेटक और खाद्य संग्रह होने के प्रमाण कहाँ कहाँ मिलते हैं? भीमबेटका, हुंसकी, कुरनूल गुफाएं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा पूरा पाषाणी पुरा स्थल नहीं है? ये देखिए, पूरा पाषाणी पुरा स्थल कौन देखे थे? हम 3 देखे थे, कुरनूल गुफा और भीमबेटका।
कौन सा पूरा पाषाणकालिक स्थल नहीं है? तो कौन नहीं है? ब्रह्मगिरी इसमें नहीं है। आप देख सकते हैं ब्रह्मगिरी ये है, ये ब्रह्मगिरी महापाषाणकालिक पूरा स्थल है। तो आंसर सी हो जाता है। ये एक और है यहाँ पे, अभी देखते हैं। देखिए, 9 पाषाणकालिक पुरा स्थल। 9 पाषाणकालिक पुरा स्थल कौन कौन से हैं? ये पयमपल्ली हो गया, हल्लूर हो गया, कोल्डियावा, महागढ़, दाउजली हैंडिंग, चिराद, बुर्जहोम, मेहरगढ़। ये बुर्जहोम से क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, भीमबेटका से आ चुका है, चिराद आ चुका है, मेहरगढ़ आ चुका है, ये आ चुके हैं। ये आरंभिक गांव है, इनाम गांव आरंभिक गांव है। सबसे पहला गांव इनाम गांव बसा था। आधुनिक नगर आप देख सकते हैं जो आज भी है, कोलकाता, मुंबई आज है। और 9 पाषाणी पुरा स्थल इसमें से कौन कौन है? आप बता सकते हैं देख करके कि 9 पाषाणकालिक पुरा स्थल कौन कौन से हैं। 9 पाषाणकालिक पयमपल्ली हो गया, हल्लूर देखे थे, कोल्डियावा देखे थे, महागढ़, चिराद, बुर्जहोम, मेहरगढ़। इसमें से आप देखिए भीमबेटका अगर देखा जाए तो अभी देखे थे कि भीमबेटका पूरा पाषाणकालिक स्थल है। तो अगर भीमबेटका को हटाते हैं तो 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें, यानी डी निकल गया। 1 2 4 सही है, 1 2 1 सही है, हुल्लूर, बुर्जहोम और चिराद, ये सही है। आगे देखते हैं। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका इस पुरा स्थल पर गुफाएं और कंदराएं मिली। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवा से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा के घाटी के पास है। ये देखिए भीमबेटका क्या है? ये शैल चित्रकला है। शैल चित्रकला यहाँ पे मिला। जिन गुफाओं में ये देखिए एक हिरन है या फिर कोई जानवर है जो भाग रहा है, इंसान इसको पकड़ रहा है, ये शैल चित्रकला है। कहाँ पे? भीमबेटका। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। आगे देखते हैं पुरा स्थल। पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। आगे की खोज। आगे की खोज अभी देखा हमने कुरनूल गुफाएं कहाँ हैं, ये आंध्र प्रदेश में है। कुरनूल गुफाओं के बारे में अभी हमने मैप से देखा है। यहाँ पे ये क्या है? पूरा पाषाणकालिक स्थल है। ये यहाँ राख के अवशेष मिले हैं, ध्यान दीजिएगा। कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, आसपास जहां रहते हैं वहां उजाला चाहिए होता है, प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। अभी हम पहले इसको देख लेते हैं, पूरा पाषाणकाल, मध्य पाषाणकाल, 9 पाषाणकाल के बारे में। ये आप इसको रोक करके वीडियो आप इसको देख सकते हैं, मैप को। ये है पूरा पाषाणकालीन स्थल, जिसमें से लोहदा नाला उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की बोलन घाटी से पशुओं के अवशेष मिले हैं। ये डिडवाना हो गया, ये बोलन घाटी हो गया, ये भीमबेटका है, ये हथनौर है। ये सब पूरा पाषाणकालीन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा पाषाणकालीन स्थल जो सीधे सीधे यूपीएससी वगैरह में आता है। निवासा है आपका चिरकी, हुसंगी, नागार्जुन कोंडा, ये पल्लवरम, ये ये हैंड इसको बोलते हैं, अतिरम्पक्कम। ये देखिए 1863 में
सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के निकट प्रथम हैंड एक्स प्राप्त किया था। ये देखिए नेवासा के बारे में है, महाराष्ट्र में है नेवासा। नेवासा के निकट चिरकी में हाथ के कुल्हाड़ी, खुरचनी व बेधक पाए गए थे। ये पूरा पाषाणकालीन स्थल है, कुछ इसको देखिएगा। और ये मध्य पाषाणकालिक स्थल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य पाषाणकालिक स्थल। ये है इसमें बागोर, बागोर जो राजस्थान में शायद पड़ता है बागोर, ये सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालीन स्थल है बागोर। अभी देखिए पंचमढ़ी है, पंचमढ़ी ये नहरसय है, नहरसय। ये दमदमा है आपका। इंपॉर्टेंट कुछ चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये बालू के टीलों को स्थानीय भाषा में टेरी कहा जाता था, ये टेरी है। मध्य पाषाण काल में कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु था। मध्य पाषाण काल में कौन था? मानव का प्रथम पालतू पशु कुत्ता था। आगे हम पढ़ेंगे अभी। स्तंभ गर्त का अर्थ है निवास योग्य ऐसे फर्श जिनमें स्तंभ और ऊपर छत की व्यवस्था हो। ये नवपाषाणकालीन स्थल है। इसको नवपाषाणकालीन स्थल में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक फकराल आ चुका है स्टेट पीसीएस में, यूपी पीसीएस। ये बुर्ज होम आ चुका है यूपीएससी में। आप हस्तिनापुर देख सकते हैं जो कांच की चूड़ियां का साक्ष्य मिला था। ये कोल्डिहवा है। ये नवपाषाण प्लस ताम्र पाषाण प्लस ल युग के प्रमाण मिले हैं यहाँ पे, कोल्डिहवा। ये चिराद है, चिराद। ये कुचाई है, महाराष्ट्र में नेवासा जो अभी देखा, सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले नेवासा में। उतनूर है, मास्की है, सगाना है, और पारमपल्ली है, ब्रह्मगिरी है जो अभी देखे थे, महापाषाणकालीन स्थल है ब्रह्मगिरी। यहाँ देखते हैं नवीनतम खोज। भारत में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में लहुरा देव 8000 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। इसकी खोज गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था। लहुरा देव में कहाँ पे? लहुरा देव। अब आगे देखते हैं। ये कुछ मैंने इसमें ताम्रपाषाण काल स्थल भी डाला हुआ है। कालक्रम अनुसार भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले और अधिकांश ताम्रपाषाण युगीन संस्कृतियां बाद में आती हैं। यहाँ पर ताम्रपाषाण अतरंजी खेड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। सोहगौरा यूपीएससी में आ चुका है सोहगौरा। अभी आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अध्याय में हम जब देखेंगे हड़प्पा कालीन स्थल तो उसमें हम देखेंगे। ये जोधपुर है, गणेश्वर है, नोह, मालवा, नरगदा, कायथ, महेश्वर, नौदा टोली, नासिक है, इनाम गांव, नेवासा, चंदौली, मास्की। ये ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। ताम्रपाषाण युगीन सबसे बड़ी बस्ती जो वस्तुतः जोरवे संस्कृति से संबंधित है। ये जोरवे संस्कृति कई बार एग्जाम में पूछा चुका है। आगे हम देखते हैं बदलती जलवायु। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे, यानी फिर से देख लेते हैं 12,000 साल पहले। 12,000 साल पहले मतलब मध्य पाषाण काल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। खेती और पशुपालन की शुरुआत। खेती और पशुपालन की शुरुआत, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे। इससे आगे भी नीचे देखते हैं। खेती और पशुपालन की शुरुआत देखते हैं। इस दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न इलाकों में गेहूं और जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। शायद महिलाओं,
पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू किया, यानी संग्रह करना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा और इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए और साथ में अस्थाई भी। पहले घूम घूम करके रहा करते थे, अब धीरे धीरे अस्थाई बनने लगे। अभी आगे देखेंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिन जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। अभी हम लोगों ने मैप में देखा था कि कुत्ता पहला मानव का मतलब पालतू बनाया गया कुत्ता को। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। अभी आगे देखते हैं एक नवीन जीवन शैली। पहले हम ये देखते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो मैंने ऊपर पढ़ाया आपको इसके बारे में। इस काल में दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और उनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। ये पंक्तियां किस युग का वर्णन करती हैं, आप बता सकते हैं? ये मध्य पाषाण काल। अभी हमने ऊपर देखा था मध्य पाषाण काल के बारे में। ये हमने पढ़ा है, सेम वही चीज है। किसका है? मध्य पाषाण काल। 1200 वर्ष पहले, 12,000 साल पहले की बात है ये। अभी आगे देखते हैं एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसे कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उसकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर रखना पड़ता था। इसलिए उन्होंने क्या किया कि भंडारण की बात सोचने लगे। आज जो अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोग को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। भीमबेटका प्रागैतिहासिक काल की शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। आप इसको बताइएगा सही है या नहीं। भीमबेटका की गुफाओं में राख के अवशेष मिले। क्या सही है? गलत है ये। केवल ऑप्शन ए सही है। भीमबेटका की गुफाओं में राख के अवशेष मिले, गलत है। हमने अभी पढ़ा था कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले थे। अभी हम आपको दिखाते हैं कुरनूल गुफा में। ये देखिए, ये कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले थे। इससे क्वेश्चन आ चुका था, इसलिए मैंने आपको करवाया। ये तो केवल ये सही है, दूसरा गलत है। भीमबेटका में तो शैल चित्रकला हम लोगों ने पढ़ा था ना, शैल चित्रकला। आगे देखते हैं जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडार का एक तरीका है। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों को होने के साक्ष्य मिले। अभी हम देखते हैं शुरुआती कृषक और पशुपालकों का होने का साक्ष्य मिले।
ये नीले वर्ग है। अभी हम आपको दिखाते हैं, ये है आपका ये नीले वर्ग। चिराद हो गया, कोल्डिहवा, महागढ़, बुर्जहोम, मेहरगढ़, ये और क्या है, हुल्लूर ये सॉरी पयमपल्ली हो गया, हुल्लूर हो गया, ये सब दावजली हेडिंग हो गया, चिराद, ये सब आपको देखा पढ़ाई थी मैं। तो यहाँ पर क्या था कि यहाँ सबसे पहले शुरुआत में कृषक और पशुपालकी के होने के साक्ष्य मिले। ये पूरे उप महाद्वीप में पाए गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए। अभी देखा कश्मीर में, यहाँ बुर्जहोम था। और वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जलते हुए अनाज के जले हुए अनाज के दानों के अवशेष मिले। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरफ ने हमें पता चलता है कि इस उप महाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। अस्थायी जीवन की ओर, अस्थायी जीवन की ओर पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्जहोम, जो वर्तमान में कहाँ है, कश्मीर में है। जैसे कि बुर्जहोम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहते हैं। जो गड्ढे के नीचे घर बनाते थे उसे गर्तवास कहते हैं। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार मिले। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए उन्हें नव पाषाण युग का माना गया। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए। आप अपने घर में देखे होंगे कि ओखली और मूसल आपके घर में प्रयोग होता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे घर में अभी भी ये चीजें हैं, ओखली और मूसल का प्रयोग जो अनाज पीसने के लिए होता है। अभी इसका इस्तेमाल नहीं होता है, पर रखा हुआ है। ये है नवपाषाण काल के कुछ उपकरण है, ये जो धारीदार हैं, अत्यधिक पैना। नवपाषाण काल में आते आते उसकी पैनापन आ जाता है धारों में। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। क्या? चावल, गेहूं और दलहन। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। कपास। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहां कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में है। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। कौन? मेहरगढ़। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली।
इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां है। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। कहाँ पर? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था की मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। क्यों रखे जाते थे? कि मृतक जाकर के स्वर्ग में इसका उपयोग करेगा। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं, ये बकरी है, ये मानव इसके साथ दफनाया गया। देखिए ये बकरी है या ये बकरी है, आप देखिए पॉज करके। इसके देखते हैं, फ्रांस को ढूंढे, इसका कोई मतलब नहीं है। ये सब चीज को हम आगे अध्याय में देखेंगे, इसको अच्छे से ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, वहां पे भी चीजों को अच्छे से देखेंगे। वो ज्योग्राफिकल के हिसाब से, हिस्ट्री में इसको आगे चल के हम देखेंगे। एक नौपाषाणिक पुरास्थल। नौपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थीं और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चमकदार पत्थर, लाल सागर की कौड़ियां तथा भूमध्य सागर की सीपियां। ध्यान रहे, उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा आप लोग। और चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो आएगी आपको। अब डेली हर एक वीडियो पड़ेगी और मैपिंग और PYQ के साथ। धन्यवाद।